जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 23 जून के करंट अफेयर्स। टोटल 20 न्यूज़ को कवर किया गया, इनके स्टैटिक पोर्शन साथ में इनसे रिलेटेड पिछले दिनों की न्यूज़ रही थी उनको साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स की तो आपके लिए बिल्कुल खास इंपॉर्टेंट सेशन बनता है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, चाहे मंथली, वीकली, डेली, एमसीक्यू फॉर्मेट में स्टैटिक्स की, तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसमें जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूजर आईडी लिंक दिया गया है, अन्यथा आप सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स, जहाँ पर आपको मिलेगा 3400 से भी ज़्यादा जुड़े हुए स्टूडेंट्स। तो अभी जुड़ जाइए और पीडीएफ्स ले लीजिए। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेज निपुण स्कीम टू अप स्किल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को स्किल प्रोवाइड करने का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इसका नाम है निपुण स्कीम। निपुण स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसे कौन हेड करते हैं? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा हेड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इसी ने लॉन्च किया है निपुण स्कीम। निपुण स्कीम का मकसद सिंपल है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनको स्किल प्रोवाइड करवाना। और निपुण स्कीम की फुल फॉर्म याद रख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन अप स्किलिंग एंड निर्माण वर्कर्स। सुपर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, याद रख लीजिए। एक निपुण स्कीम दूसरी है जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी इन द ईयर 2021, और वह निपुण स्कीम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और जो एक बेसिक नॉलेज है मैथ्स की या फिर इंग्लिश की या फिर हिंदी की, जो लोकल लैंग्वेज की, उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए छोटे बच्चों को। बस इसी मकसद के लिए लॉन्च की गई थी निपुण भारत प्रोग्राम। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये दोनों डिफरेंट स्कीम्स हैं, तो याद रखिए। और निपुण स्कीम्स में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं या स्किलिंग ले रहे हैं, उस स्किलिंग के दौरान अगर उन्हें किसी प्रकार के एक्सीडेंटल, किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसका 2 लाख का कवरेज दिया गया है, इंश्योरेंस कवरेज, और इस इंश्योरेंस कवरेज का नाम है कुशल बीमा। ये याद रख लीजिए। और इस निपुण स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को स्किल ये प्रोवाइड कराएगी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट किसी कौन हेड करता है? धर्मेंद्र प्रधान। इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये सारी चीज़ें याद रख लीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड साइबर अपराध से आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 ईयर्स कंप्लीट किए इंडिया ने, उसी के सीरीज़ में रिसेंटली लॉन्च किया गया है साइबर अपराध से आज़ादी। साइबर मीन्स साइबर, और अपराध क्राइम, आज़ादी फ्रीडम, यानी क्राइम से फ्रीडम हमें मिले, और ऑब्वियसली हर कोई चाहता है साइबर से फ्रीडम। तो इसी के रिगार्डिंग ये होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे हेड किया जाता है अमित शाह के द्वारा, और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। तो इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है साइबर अपराध से आज़ादी। और साइबर अपराध से आज़ादी का मेन जो मोटिव है वह है मास अवेयरनेस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए मास अवेयरनेस बढ़ाना इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य है, याद रख लीजिए। और इसे ऑर्गेनाइज करेगा, यानी लॉन्च तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने किया, लेकिन इसे ऑर्गेनाइज करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। इतना आप याद रख लीजिए। अगले न्यूज़ पर बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड रीडेवलप्ड कालिका माता टेम्पल इन गुजरात। कालिका माता टेम्पल पहले से बना हुआ था, लेकिन इसका रीडेवलपमेंट किया गया, तो इसी रिसेंटली फिर से इनोग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पावागढ़ हिल, यानी पावागढ़ जो पर्वत है, पावागढ़ हिल पर ये स्थित है कालिका माता मंदिर। ये बिल्कुल टॉप में है, टॉप ऑफ द हिल स्थित है कालिका माता टेम्पल, और ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये याद रख लीजिए, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में। एक नंबर का स्टैटिक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कालिका माता टेम्पल वाज रिसेंटली इन न्यूज़, सो आपको बताना है वेयर इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज़ लोकेटेड। सो आंसर बनेगा पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, याद रख लीजिए। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीजेज ए बुक, और बुक का नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी। भारतीय संविधान अनकही कहानी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रिलीज़ की गई है। सुपर इंपॉर्टेंट इसीलिए बनती है क्योंकि मोदी ने इसे रिलीज़ की है। भारतीय संविधान अनकही कहानी, और इसे ऑथर किया है राम बहादुर राय के द्वारा इसे ऑथर किया गया है, जो कि एक सीनियर हिंदी जर्नलिस्ट है। और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था इन द ईयर 2015 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था।
याद रखिए बुक का नाम भारतीय संविधान अनकही कहानी। अगली न्यूज़ है मोदी विजिटेड साउथ इंडिया। रिसेंटली मोदी विजिटेड साउथ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ द 21 जून। क्या इस स्पेशल है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। इसी के दौरान कर्नाटक में विजिट किए थे मोदी। आगे डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ को, इंटरनेशनल योगा को। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनकी साउथ विजिट में उन्होंने क्या क्या इनोग्रेशन किया। रिसेंटली जो बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट बेस कैंपस कहाँ इनोग्रेट किया, बेंगलुरु में। एक तो ये चीज़ याद रख लीजिए, बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बेस कैंपस कहाँ रिलीज़ किया गया, कहाँ लॉन्च किया गया, तो बेंगलुरु। दूसरा है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च IISc बेंगलुरु में इनोग्रेट किया गया, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसका इनोग्रेशन भी कहाँ किया गया, IISc बेंगलुरु में। तो दो चीज़ें IISc बेंगलुरु में, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एंड बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दो चीज़ तो यहाँ पर इनोग्रेट की गई। तीसरी चीज़ यहाँ पर इनोग्रेट की गई बेंगलुरु में B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ एजुकेशन इन शॉर्ट बेस कैंपस। तीनों चीज़ें याद रख लीजिए, कोई भी एक चीज़ पूछी जा सकती है कहाँ पर इनोग्रेट की गई। रिसेंटली IISc बेंगलुरु आपको पता ही है कि अभी QS रैंकिंग में साउथ एशिया और इंडिया में टॉप रैंकिंग हासिल की IISc बेंगलुरु ने, ये भी आप याद रख लीजिए। अगली न्यूज है यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। देखिए हर मिनिस्ट्री जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ये अपने स्पोर्ट्स के रिलेटेड अवार्ड्स देती है, तो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ जो स्पोर्ट्स है उसी के पोर्टल पर ये रिलीज़ करती है पुरस्कार के नॉमिनेशंस, पुरस्कार के लिए जो अवार्ड्स है। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पावर मिनिस्ट्री से रिगार्डिंग जो अवार्ड्स होते हैं या फिर होम मिनिस्ट्री के जो अवार्ड्स होते हैं, ये सारे अवार्ड्स अपने अपने पोर्टल्स पर रिलीज़ किए जाते हैं और वहीं पर नॉमिनेशन लिए जाते हैं। लेकिन इन सभी को एक जगह कंपाइल कर दिया गया और उसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। यानी अगर किसी भी मिनिस्ट्री को अगर अपने नॉमिनेशन लेने हैं तो वो इसी पोर्टल पर लेगा, चाहे वो कोई सी भी मिनिस्ट्री हो, उसे अपने अपने जो पर्सनल पोर्टल है उस पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा कि एक ही जगह होगा सारी चीज़ें, तो पब्लिक में भी एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी इस चीज़ से और गवर्नमेंट को भी आसानी होगी। तो सारी चीज़ें होगी, अगर सारी चीज़ें जो जितने भी अवार्ड्स हैं वो हैं एक जगह होंगे तो सभी को सुविधा होगी। तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया इसी के रिगार्डिंग। याद रख लीजिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का नाम याद रख लीजिए, अलग अलग नाम दे दी जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया गया, तो आंसर करना राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अगली न्यूज़ है तमिलनाडु इज डेवलपिंग ए बायोडाइवर्सिटी पार्क इन द सिरुमलई हिल रेंज। सिरुमलई हिल रेंज कहाँ स्थित है, पहला स्टैटिक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, तो आंसर बनेगा तमिलनाडु में। दूसरी चीज़ बायोडाइवर्सिटी पार्क डेवलप करने का क्या उद्देश्य है। बायोडाइवर्सिटी पार्क तब डेवलप किया जाता है जब किसी पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर नेशनल पार्क या फिर किसी भी जगह का उसके डाइवर्सिटी को बचाना, यानी वहाँ के जो बटरफ्लाइज है उनको बचाना, वहाँ के एनिमल्स, उनके बर्ड्स, उनको बचाना, ये मेन उद्देश्य होता है बायोडाइवर्सिटी पार्क डिक्लेयर करने का। दूसरी चीज़ उन एरियाज़ को बायोडाइवर्सिटी पार्क डिक्लेयर किया जाता है जो बिल्कुल सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं। और रिसेंटली आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेंसिटिव एरिया जितने भी नेशनल पार्क्स है उनके 1 किलोमीटर के दायरे को सेंसिटिव एरिया कहा जाएगा। तो अब सिरुमलई हिल स्टेशन का जो कंप्लीट एरिया है उसे बायोडाइवर्सिटी पार्क डिक्लेयर किया गया है, याद रख लीजिए। और टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जो हिल रेंज है उसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है उन्हें रोकने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ या फिर जो एनवायरनमेंट को हार्म करती है उन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क डिक्लेयर किया गया सिरुमलई हिल रेंज में तमिलनाडु के द्वारा, इतना आप याद रख लीजिए। और ये सिरुमलई हिल रेंज किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो डिंगडीगुल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, डिंगडीगुल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगली न्यूज़ है ट्राइबल फोल्क फेयर 2022 और कृषि फेयर 2022 रिसेंटली हेल्ड इन पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में रिसेंटली हेल्ड हुए 2 इवेंट्स, एक तो कृषि फेयर 2022 और एक ट्राइबल फोल्क फेयर 2022। दोनों को इनोग्रेट किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स एंड जल शक्ति, जिसे हेड किया जाता है विश्वेश्वर टुड्डू के द्वारा। और मिनिस्ट्री और इसके जो जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर है, तो आपको नाम बताना है उनका नाम क्या है, जल शक्ति मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी जोधपुर है। कमेंट को बॉक्स में आपको नाम बताना है कि जल शक्ति मिनिस्टर कौन है। और फॉर द स्टेट जल शक्ति का कौन है, विश्वेश्वर टुड्डू। और इन्होंने रिसेंटली फोल्क फेयर 2022 और कृषि फेयर 2022 दोनों का इनोग्रेशन किया है।
जो ट्राइबल फोल्क फेयर है इसका जो टारगेट है वो मेन उद्देश्य है प्रिजर्विंग ट्राइबल कल्चर, और कर्सी फेयर का उद्देश्य है इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। तो दोनों को याद रख लीजिए कहाँ पर इनोग्रेट किए गए, पुरी में इनोग्रेट किए गए, जो कि ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगली न्यूज़ है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज। इंडिया का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज, इसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। और महात्मा गांधी सेतु हालांकि 1992 में इनोग्रेट किया गया था, लेकिन इसे रिसेंटली फिर से फुल्ली फंक्शनल कर दिया गया है। इसमें अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ काम चल रहा था, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था। तो याद रख लीजिए महात्मा गांधी सेतु जो ब्रिज है इंडिया का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। और बिहार में भी ये पटना के साउथ को और हाजीपुर के नॉर्थ को कनेक्ट करता है। पटना के तो साउथ को और हाजीपुर के नॉर्थ को ये कनेक्ट करता है। और ये गंगा रिवर पर स्थित है। 1 नंबर का प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी सेतु ब्रिज किस रिवर पर स्थित है, तो आंसर बनेगा गंगा रिवर। इसकी लेंथ है 5.75 किलोमीटर, 5.75 किलोमीटर इसकी लेंथ है। याद रख लीजिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है इंडिया होस्टेड 8th मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ बॉर्डर सर्विसेज ऑफ SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन न्यू दिल्ली। रिसेंटली क्या हुआ कि इन द अक्टूबर 2021 को इंडिया को SCO RATS की प्रेसिडेंसी दी गई। RATS में बॉर्डर रिलेटेड सिक्योरिटी से रिलेटेड, बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज़, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़, टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज़, इन चीज़ों को होस्ट किया जाएगा इंडिया में। तब रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट की कमेटी की समिट होस्ट हुआ था, और इसे न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था, जो कि SCO की थी, टेररिज्म से रिलेटेड। अब रिसेंटली बॉर्डर इश्यू से रिलेटेड SCO की समिट है होस्ट हुई, वो भी कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई, क्योंकि इस चीज़ की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इंडिया के पास हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट्स की प्रेसिडेंसी नहीं है SCO की, ये प्रेसिडेंसी है बॉर्डर सर्विसेज की, यानी जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें बॉर्डर इश्यूज़ भी आ जाते हैं, टेररिज्म भी आ जाता है। इन चीज़ों की होस्टिंग जो कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। तो अभी रिसेंटली 8th मीटिंग होस्ट हुई है हेड्स ऑफ द बॉर्डर सर्विसेज ऑफ SCO न्यू दिल्ली में। इतना सा आप याद रख लीजिए। और इसे इंडिया की तरफ से जिन डेलीगेशन इसमें पार्टिसिपेशन लिया था उनका नाम है पंकज कुमार सिंह, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल है। ये भी याद रख लीजिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है, पंकज कुमार सिंह है, और इन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया था, या इंडिया की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था, याद रख लीजिए। और इस जो बॉर्डर सर्विसेज SCO की जो समिट है, इसका मेन थीम क्या थी, इसके मेन उद्देश्य था जो इंडिया चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, इसके रिगार्डिंग आवाज़ उठाया गया इसमें। तो याद रख लीजिए। साथ में इसी के दौरान चाइना ने भी एक सॉलिडरिटी 2023 भी इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। बॉर्डर जो SCO कंट्रीज़ के जितने भी बॉर्डर इश्यूज़ है इनको रिजोल्व करने के लिए सॉलिडरिटी 2023, और इसी को SCO कंट्रीज़ के जितने भी 9 मेंबर्स हैं इन्होंने सबने इसका सपोर्ट किया। पहले 8 मेंबर थे, अभी रिसेंटली 9th मेंबर कौन सा देश बन गया है, ईरान रिसेंटली नया मेंबर बन गया SCO का। तो ये सारी चीज़ें याद रख लीजिए। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हेडेड बाय अश्विनी वैष्णव डिक्लेयर्स ICICI SDFC NPCI's IT रिसोर्सेज एज ए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए सिंपल भाषा में बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि ICICI बैंक का IT, SDFC का IT और NPCI का IT इंडिया के लिए एक यानी ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सेंसिटिव रिसोर्सेज है। यानी अगर इन तीनों के अगर IT को कुछ होता है तो इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा इंडिया का। ये कहना है मीटी का कि इनके अगर IT को अगर कोई हैक करता है या फिर इनका डेटा लीक होता है या फिर इनको नुकसान होता है इसकी IT को, तो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। ये कहना है मीटी का। और अगर कोई इनके साथ छेड़छाड़ करता है या फिर हम कह सकते हैं कि इनको एक्सेस करने की कोशिश करता है अनऑथोराइज्ड पर्सन, तो उसे 10 साल की जेल प्लस मैनी फाइन्स भी हो सकते हैं। तो ये कहना है, तीनों चीज़ों को नाम याद रख लीजिए, ICICI, SDFC और NPCI। अगली न्यूज़ है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड एंड नैनीताल बैंक लॉन्चेज को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि क्रेडिट जो रुपए का क्रेडिट और डेबिट कार्ड फर्स्ट टाइम कब लॉन्च किया गया है, तो आंसर बनेगा 2012 है। अब रिसेंटली नैनीताल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड इन दोनों ने मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यानी कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जो कि किसका है, रुपए का है, ये लॉन्च किया है। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि नैनीताल ने किसके साथ मिलकर
कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर बनेगा बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा में, जो कि गुजरात में है। याद रख लीजिए इतना सा। नैनीताल बैंक आपको पता है नैनीताल में ही है, जो कि उत्तराखंड में है। अगली न्यूज़ है, द इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्टेड द इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ALH Mark III इन चेन्नई। रिसेंटली क्या हुआ कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी एक सीरीज़ लॉन्च की है और उस सीरीज़ का नाम है 840 स्क्वाड्रन। 840 स्क्वाड्रन में ये कई एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे और इन्हीं में से पहला एयरक्राफ्ट बनाया है जिसका नाम रखा है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क III। और इसे कहाँ इंडक्ट किया गया? इसे चेन्नई में इंडक्ट किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनेगी कि इसे बना कौन रहा है, तो याद रखिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH सीरीज़ को अगर कोई पूछा जाए, कोई भी मार्क III हो या फिर मार्क II, मार्क I ALH सीरीज़ से रिलेटेड और कहीं भी प्रकार के अगर पूछा जाए तो आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बना रहा है ALH सीरीज़ को। और रिसेंटली एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क III को भी इन्होंने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रख लीजिए इस सीरीज़ का 840 स्क्वाड्रन का पहला एयरक्राफ्ट कौन सा बन गया है? ALH Mark III, जिसे कहाँ इंडक्ट किया गया? चेन्नई में इंडक्ट किया गया। और इसे लॉन्च किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसे लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2022 रैंकिंग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI एयरपोर्ट रैंक 37th ग्लोबली। रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसका नाम है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2020 रैंकिंग। और इस रैंकिंग में बताया गया है कि कौन सा एयरपोर्ट बिल्कुल फाइनेस्ट है, कौन सा एयरपोर्ट क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है। तो इसमें जिस एयरपोर्ट ने टॉप किया उस एयरपोर्ट का नाम है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कतर का एयरपोर्ट है। दूसरी रैंकिंग आई है दूसरे नंबर पर है टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और थर्ड नंबर पर है सिंगापुर का चेंगी एयरपोर्ट। तो तीन तो ये एयरपोर्ट होगी जो सबसे क्लीनेस्ट है। अगर बात करें इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, इंडिया का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इंडिया और साउथ एशिया में तो टॉप नंबर 1 पर है, लेकिन अगर ग्लोबली बात करते हैं इसकी रैंकिंग कितनी है? 37 इसकी रैंकिंग है। तो हमें तीन तो ये एयरपोर्ट याद रखने। चौथी चीज़ याद रखनी है कि ये जो इंडिया में किस एयरपोर्ट ने टॉप किया है, और आपको साउथ एशिया याद रखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यही साउथ एशिया में इसी ने टॉप किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो रीजनल एयरपोर्ट्स है इसमें किस एयरपोर्ट ने टॉप किया इंडिया में? तो रीजनल में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, इसने टॉप किया है। फिर बात करते हैं कि बेस्ट स्टाफ किस एयरपोर्ट पर है, तो बेस्ट स्टाफ एयरपोर्ट किस पर है? तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है। दूसरा प्रश्न ये बन गया कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। इसे बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड दिया गया, यानी रैंकिंग दी गई। और रीजनल एयरपोर्ट में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को याद रख लीजिए। और स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड रैंकिंग किसके द्वारा रिलीज़ की गई? पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो के द्वारा, जो कि पेरिस बेस्ड एक संस्था है। याद रख लीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, चाइना लॉन्चेस फर्स्ट फुल्ली डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड फुजियन। फुजियन जो कि एक प्रिवेंस है चाइना का, और इसी के नाम पर रखा गया है इसका खुद का इंडिजीनियसली बिल्ड डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फिजेन। और इसका ये थर्ड सीरीज़ में है, यानी इसके एयरक्राफ्ट जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है उसमें सीरीज़ का थर्ड एयरक्राफ्ट है। और इससे पहले आफ्टर एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे पहले 2 लॉन्च किए जा चुके हैं, लियोंगिंग और स्टैंडोंग, लियोंगिंग एंड सैंडोंग। लियोंगिंग एंड सैंडोंग ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने पहले ही लॉन्च कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये फुल्ली डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट है। तो याद रख लीजिए ये 2012 में, लियोंगिंग 2012 में लॉन्च किया गया था और सैंडोंग 2019 में लॉन्च किया गया था। और अब 2022 में फुजियन लॉन्च किया गया। और तीनों ही चाइना के प्रोविंस है। जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं वहाँ पर प्रोविंस होते हैं, प्रोविंस होते हैं। याद रखिए। अगली न्यूज़ है, मैक्स वर्स्टैपन विंस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। रिसेंटली मैक्स वर्स्टैपन ने एक और जो सीरीज़ है फॉर्मूला 1 चैम्पियनशिप की वो जीत ली है। टोटल 6 रेसेज इन्होंने जीत ली है। पहली जीती थी इन्होंने सऊदी अरेबियन, फिर एमिलिया रोमांगना, फिर मियामी, फिर स्पेनिश, फिर अज़रबैजान, अब रिसेंटली कैनेडियन भी इन्होंने जीत ली है। ये सीज़न 2022 की सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, 2022 की जो रेसेज है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैक्स वर्स्टैपन अभी रिसेंटली कैनेडियन भी जीत ली है। इसे होस्ट करवाता है FAI, जो कि जो फॉर्मूला 1 चैम्पियनशिप है इसकी एक
टॉप अथॉरिटी है, याद रख लीजिए। और मैक्स वर्स्टैपन की बात करें तो ये बेल्जियम डच है, यानी बेल्जियम में इनका तो जन्म हुआ था, लेकिन डच यानी नीदरलैंड में ये नेशनलिटी इन्होंने ली, तो इन्हें बेल्जियम डच है ये मैक्स वर्स्टैपन, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। FIH इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री हैज़ बिकम 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर। रिसेंटली इन्होंने क्या है कि अभी एक गेम चल रहा था, यानी गेम किस लिए, एशियन कप 2023 के क्वालिफायर्स चल रहे थे, उसी क्वालिफायर्स के दौरान इन्होंने 84th गोल किया इन्होंने। और किसके खिलाफ किया ये, हांगकांग के खिलाफ। हांगकांग के खिलाफ इन्होंने 84th गोल किया और 84th गोल करते ये 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए। ये 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑल टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे एक्टिव अगर फुटबॉल प्लेयर्स की बात करें तो इस एक्टिव में इंडिया की जो सुनील छेत्री इनकी रैंकिंग थर्ड आती है। फर्स्ट पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर है लियोनेल मेसी। रिसेंट अब थोड़े दिनों बाद न्यूज़ आएगी कि लियोनेल मेसी को भी सुनील छेत्री ने यानी पछाड़ दिया है, यानी लियोनेल मेसी का 83 है और सुनील छेत्री का 84 है, सिर्फ 2 गोल का डिफरेंस है। तो याद रख लीजिए सुनील छेत्री 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए हैं, लेकिन अगर एक्टिव प्लेयर्स की बात करें तो 3rd हाईएस्ट बन गए हैं। एशियन कप्स 2023 कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है, एशिया कप 2023 कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली न्यूज़ है इंडोनेशिया ओपन 2022 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट रिसेंटली हेल्ड हुआ। और एग्जाम में पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि इंडोनेशिया ओपन टूर्नामेंट 2022 किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। अब इसमें मेंस कैटेगरी में किसने जीता और वुमेंस कैटेगरी में किसने जीता, तो विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से आते हैं, इन्होंने मेंस कैटेगरी में जीता। और ताई जू यिंग ये चाइना से आती है और इन्होंने वुमेंस कैटेगरी में ये टूर्नामेंट जीता। याद रख लीजिए इंडोनेशिया ओपन टूर्नामेंट मेंस कैटेगरी और वुमेंस कैटेगरी। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट्स एवरी ईयर ऑन 21 जून। हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2015 में, लेकिन इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 2014 में इसे अडॉप्ट किया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने इसे 2015 में मनाया था। इस साल की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन अगर बात करें इसके हाईलाइट की, जो सेलिब्रेशन का हाईलाइट है वह हाईलाइट था गार्जियंस रिंग ऑफ योगा। गार्जियन रिंग ऑफ योगा इसका हाईलाइट था, लेकिन थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। दोनों चीज़ें आप याद रख लीजिए। इवेंट हेल्ड हुआ था, जो मेजर इवेंट हेल्ड हुआ था वो कर्नाटका के मैसूर में होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था, इसलिए ये मेजर इवेंट बन जाता है कर्नाटका का मैसूर। याद रखिए हर साल कब मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को। अगली और लास्ट न्यूज़ है वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे इज़ एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन 9 जून। हर साल 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया और इस साल की थीम है एक्रेडिएशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट। ये इस साल की थीम बनती है और इसका एम जो मेन उद्देश्य है वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे का टू मीट ऑब्जेक्टिव्स सच एज इंक्रीजिंग ट्रेड, एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड हेल्थ इश्यूज एंड सेफ्टी कंसर्न्स। ये इसका मेन उद्देश्य मेन एम है जो हर साल 9 जून को मनाया जाता है। याद रखिए फर्स्ट टाइम 2007 को मनाया गया था वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे। तो ये था आज का 23 जून का करंट अफेयर्स। हाउ वाज इट, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।